चर्चा की थी पूरी हो नहीं पाई थी। तो देखते हैं आज भी ये चर्चा पूरी हो पाती है नहीं, लेकिन चर्चा जो थी वो ये थी, शुरुआती दौर में जो बातचीत निकल के आई, डिलिस्टिंग कंपनी तब करती है, दो तरीके से डिलिस्टिंग होती है और दोनों तरीके से, एक तो स्वैच्छिक तरीके से होती है प्रमोटर्स की तरफ से, और एक की जाती है जबरदस्ती की जाती है, जबकि कंपनी नियमों का पालन नहीं की जाती है। प्रमोटर्स को जब ये लगता है कि कंपनी की शेयर के जो भाव है वो सही नहीं है या कम है, तो वो डिलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करती है। अब इस पर आगे बढ़ते हैं और आसिफ से समझते हैं। आसिफ, अब ये तो आपने हमको कल बता दिया, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, खासतौर पर कैसे होती है डिलिस्टिंग की प्रक्रिया, अगर प्रमोटर कर रहा है तो जरा इसको हमको समझाइए। शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पे वॉलेंट्री डिलिस्टिंग की भी बात करेंगे, जहां पर प्रमोटर यहाँ पर डिलिस्ट कराना चाहता है अपने शेयर को किसी भी एक्सचेंज से। तो सबसे पहला जो काम होता है वो प्रमोटर यहाँ पे फ्लोर प्राइस तय करता है कि किस प्राइस पे वो शेयर जो निवेशक है उसे शेयर किस प्राइस पे खरीदेंगे। और गौरतलब ये एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्रमोटर का स्टेक जो डिलिस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट नियम है भारत में, 90% से ज्यादा प्रमोटर्स का स्टेक कंपनी के अंदर होना चाहिए, तभी कंपनी यहाँ पर डिलिस्ट होगी। यानी कि फ्लोटिंग स्टॉक 10% से कम हो जाए, ये नियम पब्लिक सेक्टर्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। नए नियम में यहाँ पे 75% से ज्यादा स्टेक होना पड़ेगा। जो नया नियम अभी लागू नहीं हुआ, आने वाले टाइम में जब लागू होगा सेबी का, तो वहां पे 75% नहीं। अभी के लिए नियम अगर देखा जाए तो 90% से ज्यादा स्टेक प्रमोटर के पास जब भी होगा तो वो डिलिस्टिंग के लिए डिलिस्ट करा सकती है एक्सचेंज से। फ्लोर प्राइस तय करना होता है। फ्लोर प्राइस तय करने के बाद एक रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है। आसिफ, एक चीज जानना चाहेंगे, ये प्रक्रिया खाली वॉलंटरी में ही हो सकती है कि 90% हिस्सा प्रमोटर का हो? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन के बाद भी अगर किसी भी तरीके से M&A के बाद अगर कंपनी के कामकाज में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, नियमों का पालन नहीं होता है, क्या तब भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 90% होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर जब अगर कंपनी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो उसको एक्सचेंज से ट्रेडिंग के लिए हटा दिया जाता है। उस प्रोसेस को भी हम लोग डिलिस्टिंग ही बोलते हैं कि डिलिस्ट करा दिया गया, सर या सस्पेंड करा दिया गया, किसी वजह से वो नियमों का पालन नहीं किया, एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं किया, तो उस वजह से भी वहां पे वो इनवॉलंटरी डिलिस्टिंग होता है, उस जहां पे इरेगुलरिटीज कंपनी के अंदर पाए जाते हैं। मगर इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वॉलंटरी डिलिस्टिंग में क्या क्या चीज, यानी कि कंपनी अच्छी है, वो डिलिस्ट कराना चाहती है, वैल्यूएशन उनको अच्छे नहीं मिल रहे, इस वजह से डिलिस्ट कराना चाहती है, तो वो एक फ्लोर प्राइस तय करती है। फ्लोर प्राइस के ऊपर अब प्राइस डिस्कवरी, यानी कि आपको एग्जिट रूट देना है प्रेजेंट निवेशक को, तो उसके लिए एग्जिट रूट के लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जहां पर निवेशक अपने शेयर बेचने के लिए भाव तय करते हैं फ्लोर प्राइस को ध्यान में रखते हुए। कि मान लिया फ्लोर प्राइस अगर 100 रुपए है तो आप 110 पे बोलेंगे कि हम देने को तैयार है, 120 पे हम देने को तैयार है। आप कैसे बोलेंगे, मतलब कोई प्रक्रिया इसकी क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक कंपनी कोई डिलिस्ट होने जा रही है, मान लिया एस्सार स्टील इस समय डिलिस्टेड है, और वो जब डिलिस्ट हो रही होगी तो उसको उसने अगर मान लीजिए मुझे एक तय भाव करना है, तो मैं कैसे कहूंगा कंपनी से कि मैं इस भाव में बेचना चाह रहा हूँ? देखिए, एक एवरेज प्राइस देखा जाता है 6 महीने का, जो आप फ्लोर प्राइस जो तय करते हैं कि मिनिमम प्राइस ये रहेगा। फ्लोर प्राइस तय करने के लिए आपको 2 वीक का और 6 महीने का दोनों का एवरेज प्राइस जो सबसे ज्यादा होता है वो नियम के हिसाब से उस प्राइस को आप डिलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस मानते हैं, और उसके ऊपर निवेशक अपने रिवर्स बुक बिल्डिंग के लिए प्राइस देते हैं कि इस प्राइस पे हम आपको शेयर टेंडर करेंगे। उसके बाद उसका एक प्राइस डिस्कवरी होता है कि ये प्राइस डिलिस्टिंग के लिए तय हुआ है। इस पे आप ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस रिवर्स बुक बिल्डिंग के द्वारा प्राइस जो डिस्कवर किया गया उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोर प्राइस क्या है। जैसे अभी हाल में यहाँ पे अल्फा लवाल का एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जहां पे 2045 का शुरुआती दौर में यहाँ पर फ्लोर प्राइस तय किया गया था, मगर मैनेजमेंट को पर्याप्त शेयर नहीं मिले, यानी कि 90% तक उनके पास स्टेक नहीं पहुंच पाया प्रमोटर को, तो उन्होंने रिवाइज किया उस प्राइस को, और वो रिवाइज करके करीब 2850 रुपए का फ्लोर प्राइस दिया। अब यहां पर भी अगर नहीं मिलता है तो फिर वो शायद आगे भी रिवाइज कर सकते हैं। और रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ये देखना होगा कि कहां पर प्राइस डिस्कवर होके आता है। अगर मैनेजमेंट काफी कुछ यहां पर डिटरमाइंड है तो वो उस प्राइस को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो रिवर्स बुक बिल्डिंग के द्वारा तय किया गया है। जी, और जो कंपनी डिलिस्ट हो गई और मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दर्शकों के सवाल आते हैं, जो कंपनियां डिलिस्टेड हो चुकी हैं उनके ऊपर सवाल आते हैं, अब हम क्या करें? क्या कंपनी आप किस तरीके से इन्फॉर्म करती है कि जो इन्वेस्टर है कि हम डिलिस्ट होने जा रहे हैं, और साथ ही अगर किसी कारणवश उसने डिलिस्टिंग में अपने शेयर टेंडर नहीं किए, अपने शेयर नहीं बेचे कंपनी को, तो उसे मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पता लगता है वो बिल्कुल जानकार नहीं है, तो वो उन शेयरों का क्या करे फिर?
देखिए विपुल, यहाँ पर उनके पास लेटर पहुंचता है कि आप यहाँ पर डिलिस्टिंग में आप अपना ऑफर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और वो कभी भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, मगर जो प्राइस मिलेगा वो डिलिस्टिंग के टाइम में जो प्राइस ऑफर किया गया था उसी प्राइस पे कंपनी एक्सेप्ट करेगी। और आप या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप रीलिस्टिंग का वेट करें। अगर रीलिस्टिंग का वेट नहीं करते हैं तो जो डिलिस्टिंग का प्राइस है तो उस डिलिस्टिंग के प्राइस पे आप अपने शेयर को टेंडर करना चाहते हैं तो आप टेंडर कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं डीलिस्टिंग की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों डीलिस्टिंग की घोषणा के बाद शेयर में लगातार तेजी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है, सेबी से हमारा एक निवेदन रहेगा कि बहुत सारे ऐसे जो आम निवेशक हैं, बाजार में पैसे लगाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, इस तरह के नियम बनाए जाए कि कई भाषाओं में, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी लोगों को ये जानकारी दी जाए। बहुत लोगों को शायद जो लेटर उनको मिलता है उनको समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो जब तक उनकी भाषा में अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर उनके लिए मुश्किल आती है, तो वो फिर मीडिया के माध्यम से या बाकी माध्यम से सवाल करते हैं। सिंह साहब, चलते चलते आपसे आना चाहेंगे आपकी डीलिस्टिंग पर कोई टिप्पणी। देखिए, जो बताया जिस ढंग से आसिफ ने, वो काफी ठीक है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अक्सर निवेशकों को परेशान करता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को ही समेटते हैं। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए, प्रयास करेंगे एक से